एहसन खुद ही गायब हो गया। देखें, दुनिया के अंदर जो है ना बड़े इशू चल रहे हैं ये कि यस जेंडर सर, इक्वलिटी। मैं इधर ही हूँ सर। अच्छा अच्छा, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई? पिछली दफा एक सेशन पूरा रह गया था। एनीवे, इस वक्त दो बड़े इशू चल रहे हैं। इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग जेंडर इक्वलिटी का ठीक है इशू सर। चल रहा है सॉरी, मैं नेक्स्ट और टाइम याद रेस की दिलाऊंगा। बुनियाद के ऊपर इशू चल रहा है। कुछ चीजें हैं जो कि आपके इख्तियार में हैं, कुछ चीजें आपके इख्तियार में नहीं। मिसाल के तौर पे जो आपके कलर ऑफ स्किन है, कि भाई किसका बच्चा रो रहा है, माइक बंद कर दो। फवाद, आपकी फवाद तस्वीर में भाई, उल्टी तस्वीर आ रही है आपकी। अच्छा, देखें, कुछ चीजें आपके इख्तियार में होती हैं, कुछ चीजें आपके इख्तियार में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कलर ऑफ स्किन ब्लैक है या ब्राउन है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मुझे इसके साथ ही जिंदा रहना है। अब उसकी वजह से मुझे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, या तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूं या मैं उसको रिजेक्ट करूं। ठीक है ना? कुछ माशरे इसके अंदर करते हैं। इसी तरीके जेंडर इक्वलिटी की बात है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में आज तक, ये दुनिया के अंदर आज तक कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी जेंडर इक्वलिटी को उन्होंने पूरी सपोर्ट की है। जब अमेरिका के अंदर उन्होंने औरतों को फौज में एंट्री दी थी, तो बहुत एक हंगामा मचा था, बहुत कुछ हुआ था कि क्या होगा क्या। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2019 और 2020 के दरमियान अमेरिकन आर्मी में 75,000 औरतों ने कंप्लेन की है फॉर हैरेसमेंट। हैरेसमेंट भी वो नहीं गए जी, कोई ऑब्सीन मैसेज भेज दिया या कोई गंदी तस्वीर भेज दी, नो, फिजिकल अटैक, सेक्सुअल अटैक्स की। ये अमेरिका की मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। ट्विटर पे एक रिपोर्ट आई हुई थी कि ये कांग्रेस उसको डिस्कस करेगी कि जी जितना हम चाह रहे हैं। तो ये बहरहाल इश्यूज हैं हमारे माशरे में। आप इस चीज से आप जान नहीं छुड़ा सकते। इक्वलिटी की बात ये कर सकते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों की सही तरबियत कर दी, अगर आपने उसको सिखा दिया। मैं पहले भी आपसे ये बात कह चुका हूँ और बार बार इस बात को मैं रिपीट करता हूँ कि हम उस माशरे में जिंदा हैं, उस माशरे में सांस ले रहे हैं कि जहाँ पे जब भी हमारा आर्गुमेंट शुरू होता है ना, पहली गाली जो हमारी ज़बान से निकलती है वो माँ की है, बहन की है। हमारी साइकी ये बिल्ड हुई हुई है कि हम अपनी माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करते हैं और दूसरी की माँ को इस काबिल नहीं समझते, उसके साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं माँ-बहन के साथ। ये है, जब तक आप अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं करेंगे, अगर आप अपनी बीवी को एहतराम देंगे, अपनी बेटी को एहतराम देंगे, आपका बेटा सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी बीवी को, अपनी बीवी को या अपनी जो भी जिन ख़वातीन से भी उसका इंटरेक्शन होगा, उनको वो एहतराम ना दे। ये घर से शुरू होती है और घर से जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये तब्दीली आपके अंदर आना बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो जेंडर इक्वलिटी की बहुत सारे डायमेंशन है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा और मैं ऐसी चीज़ें सवाल में भी नहीं डालूँगा। ठीक है? लेकिन बहरहाल एज़ ए नेचर आप कोई बंदा अगर कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है, तो आप उसके साथ ज़्यादा आप ये भी अगर आप ज़्यादा करेंगे ना उसको, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लाइंड है, ठीक है ना? अगर आप उसको ओवर जाके उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो उसपे भी ऑफेंड होगा कि जी ये मुझे नहीं समझ रहा है। जो अपना काम कर सकता है उसको करने दें, जहाँ आप उसकी हेल्प कर सकें, रिस्पेक्ट उसको प्रॉपर दें। अगर कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी वाला है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। मैं ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। जब तक डे इन डे आउट आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, उस वक़्त नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो हिजाब लेने वाली ख़वातीन, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। अब उन्होंने एक माहौल बना लिया। मैं इटली के एक वज़ीर का बयान पढ़ रहा था, जब वहाँ पार्लियामेंट में वो बिल आया कि जी हिजाब पे पाबंदी लगाई जाए, तो उसने खड़े होके कहा कि मैं बचपन से बीबी मरियम की जो तस्वीर देख रहा हूँ या उनका जो मुजस्समा देख रहा हूँ, उनके सर पे हिजाब है। मैं बचपन से जिस चर्च में जा रहा हूँ, मैंने जितनी भी नन्स देखी उनके सर पे हिजाब है। मेरी समझ में नहीं आता, जब नन सर पे हिजाब लेती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो मुसलमान औरत सर पे हिजाब ले रही है तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये शो करता है उस आदमी का कैरेक्टर, उसकी तरबियत, कि वो एक पॉपुलर वेव के खिलाफ जाके खड़े होके स्टैंड लेके, एक वो सिटिंग मिनिस्टर है और उसने जो है बिल के खिलाफ वो बोला है और तकरीर की है उसने। इसी तरीके से हॉलैंड के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसने ये बात की कि तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब ये एक तरफ तो बात करते हो आज़ादी इज़हार की, कपड़े पहनने की आज़ादी की, अगर कोई औरत कपड़े उतार के
समंदर में नहा रही होती, तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होता, लेकिन अगर कोई औरत अपने सर को ढक रही, तुम्हें इतराज़ हो रहा है, क्यों? इससे तुम्हारे माशरे पे क्या फ़र्क पड़ा? हाँ, उसने कहा बिल्कुल ये कहा कि अगर चेहरा ढक के ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है कि उसके अंदर आइडेंटिफ़िकेशन के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पे आपका राइट है कि आप चेक करें, जो आ रहा है या जो जा रहा है उसका करें। लेकिन ये आप राइट आपके पास नहीं है कि उसने क्या कपड़े पहने हैं, अगर उसने पूरे कपड़े पहने हैं या आधे कपड़े पहने हैं, आप उसको नहीं कर सकते, ये उसकी अपनी एक चॉइस है। तो ये आप उसको ये लोग हैं ऐसे जो बात करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं और हमें भी सोचना चाहिए। अब हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जब से मैंने जॉइन किया 8 महीने में 2 हैरेसमेंट केस में डील कर चुका हूँ। 2 हैरेसमेंट के 8 महीने के अंदर सिटी कैंपस में बैठ के, क्योंकि वहाँ पे लॉ ग्रेड के बच्चे भी पढ़ते हैं, सोशल साइंसेज़ के बच्चे 2 मेरे पास केसेज़ आ चुके हैं। और जितना मैं स्ट्रिक्ट मैंने एक्शन लिया है उनके ऊपर कि आप सोच नहीं सकते, उन बच्चों के ऊपर जिनकी शिकायत मेरे पास आई थी। तो मतलब लड़कों के ज़हन में ये है कि अगर किसी लड़की को मैसेज कर दिया कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम जो कपड़े पहन के हुई बड़ी अच्छी लग रही है, कोई मतलब अनहोनी बात नहीं है। बात ये है अगर आपका उससे ऐसे ताल्लुक है तो आप उसको मैसेज करें। अगर ताल्लुक नहीं है, अननोन लड़की को आप मैसेज कर रहे हैं, कल को आपका नंबर ट्रेस हो जाता है, आप पकड़े जाते हैं और मैं उसको कहता हूँ कि ला यार ज़रा अपनी बहन का नंबर तो दे, मैं भी उसको भेजना चाहता हूँ एक मैसेज। तो अब मैं तो उसको नफ़सियाती तौर पे डील कर सकता हूँ कि जब तुम्हें कितना बुरा लगेगा अगर तुम्हारी बहन को कोई ऐसे मैसेज करे, तो तुम किसी की बेटी को या बहन को तुम ऐसे मैसेज कर रहे हो। मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत आसान काम है कि अभी मैं साइबर क्राइम्स को फ़ोन करूँ, बुलाऊँ, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूँ, तेरी एफआईआर कटेगी, तेरी ज़मानत भी नहीं होगी। बगैर ज़मानत के तू अंदर हो जाएगा। लॉ तो इतना सख्त है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा करियर खराब हो, तो बेहतर ये है कि मैं लड़की को बुलाता हूँ, उससे तुम अपोलोजाइज़ करो, आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करें। दोबारा अगर तुमने की देखिए मेरे पास 2 रास्ते हैं ना कि एक तो उसको करियर ब्लॉक करके सारी उम्र के लिए उसको बदमाश बना दूँ, कि लड़कियों पे तेज़ाब फेंकता फिरे या कर दूँ। या ये कि उसको कोचिंग करके, काउंसलिंग करके उसके दिमाग में कुछ नफ्सियाती तरीके से क्योंकि ज़ाहिर है कि हम में से हर शख्स जो है अपनी बहन, बेटी भी माँ के बारे में जज़्बाती होता है ना, अगर आप उस तरीके से बात करें ना, तो फिर वो उसके दिल पे जाके लगती है कि ये अगर मेरे साथ हो तो ये कैसा लगेगा, ठीक है? अच्छा अब ये आखिरी सेक्शन में मैं जल्दी-जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि इस पे 2-3 क्लासें हो गई 2 क्लासेस के ऊपर हो गई हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी और भी बहुत टॉपिक हैं। देखें, ये मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं, सिंपल सी बात है अगर ये सैयारा है तो हम हैं। अगर ये सैयारा खत्म है तो हम खत्म हैं। सस्टेनेबिलिटी का मकसद ही ये है कि आप जितना इस सैयारे को प्लैनेट अर्थ को आप डैमेज कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को डैमेज कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन को डैमेज कर रहे हैं। डैमेज 1 दिन में नहीं होता, 1 साल में नहीं होता, सालों से होता है। अब जो हम पहले बात कर रहे थे दरख्तों की, आज अब अगर आप दरख्त लगाएँगे, 20 साल बाद उसका पता चलेगा। तो 20 साल बाद की जो नस्ल होगी, उसकी जो कार्बन की कमी हो जाएगी अ, जो लोड आप डाल रहे हैं एनवायरनमेंट में जो लोड आप जितना कार्बन आप खत्म कर रहे हैं। अब कार्बन को खत्म करने के 2 ही तरीके हैं ना, कि इंडस्ट्रियल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को आप जला रहे हैं, गाड़ियाँ अगर हैं तो उनमें आप कन्वर्टर लगाएँ कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो उसका काम करे, कन्वर्ट कर दे कार्बन डाइऑक्साइड को। दूसरा ये है कि प्लांट्स वगैरह जो हैं उनके जो जो स्टैक्स है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अंदर कार्बन रिकवरी सिस्टम लगाएँ। अब उसके ऊपर काफ़ी खर्चा होता है, तो इंडस्ट्रीज़ की तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें कुछ करना ना पड़े। लेकिन दुनिया ये कर रही है और ये सीसीएस कहलाता है कार्बन कंट्रोल सिस्टम कार्बन कंट्रोल एंड स्टोरेज कि जो कार्बन कंट्रोल भी करें आप जो एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं उसको स्टोर भी करें रिकवर करने के बाद और फिर उसका आप यूज़ भी सोचें कि उस कार्बन को आपने कैसे यूज़ करना है जो आपने रिकवर किया। ठीक है? अच्छा दुनिया के अंदर ये अच्छी बात भी और बुरी बात भी। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है ना, उसके अंदर वार ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल जैसे कि आज हम शक्ल में देख रहे हैं ना जितनी हमारी बातें हो रही हैं, क्वालिटी के ऊपर के सिक्स सिग्मा और ये और वो फलाना, फलाना, फलाना। ये सारी चीज़ें जो हैं अ, इसका बड़ा ताल्लुक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से। उस वक़्त क्वालिटी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब पहली दफ़ा मास प्रोडक्शन के अंदर आए, उस वक़्त देखा क्वालिटी का रिजेक्शन क्या है, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में और इम्प्रूवमेंट हुई, उसके बाद और इम्प्रूवमेंट वॉर जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होती। जब वॉर होती है ना तो आपका यानी 2001 के बाद से अमेरिकन मिलिट्री जो है, सिर्फ यूएस मिलिट्री मिशन जो है 1.2 बिलियन मेट्रिक टन है। आप पीछे जाके ज़रा उस स्लाइड को याद कीजिए कि जहाँ मैंने मुल्कों के आपको बताए हैं। तो एक मिलिट्री की
जो है कितने वॉर रिलेटेड फ्यूल कंजम्पशन जो है कितनी ज़्यादा हुई है और उससे कितना इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट वॉर का क्या होता है, जो मुल्क होते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, जीडीपी खत्म हो जाता है, वर्क पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, औरतें बच्चे यतीम हो जाते हैं, अ, उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जिसके नतीजे में ये होता है कि वो औरतें और वो बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं, तो वो कब्जा करता है उस मुल्क के ऊपर। अब जर्मनी के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अ, उनका एक चांसलर भी श्मिट नाम था उसका, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। वो अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाता था, उसको ये नहीं पता था उसका बाप कौन है। क्योंकि वो इतने बुरे हालात हो गए थे जर्मनी के अंदर वॉर के बाद कि मर्द मर चुके थे, औरतों के पास जो बड़े-बड़े घरों की औरतें जो हैं, दे वर फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ सेक्स वर्कर। तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, फिर जो बच्चे पैदा हुए ज़ाहिर है कि उनके बाप का नाम नहीं पता, तो उस वो जनरेशन है ना, जो 50s में लेट 40s में और 50s में जर्मनी में पैदा हुए, उनमें से 20-30% के वालिद का नाम नहीं उनके याद है, उनकी माँ का नाम नहीं पता है। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अलावा एक सोशल इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है ना? ये वनील बेरी का एक कोट है कि इफ यू नो इवन a little history as I do, it is hard not to doubt that efficacy of modern war is a solution to any problem except for retribution. ठीक है ना? The justice of exchanging one damage for another. आप एक डैमेज को यानी रिप्लेस कर रहे हो दूसरे डैमेज से। अब अमेरिका ने पूरा जर्मनी को बर्बाद कर दिया, जापान को बर्बाद कर दिया। उसके बाद मार्शल प्लान के तहत जापान और साउथ कोरिया की रीबिल्डिंग के लिए अमेरिका ने उस ज़माने के लिहाज से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। जो बच्चे अफ्रीका के अंदर सिविल वॉर के अंदर पल पड़ रहे हैं, उनकी नफ्सियात ही कुछ और होती है। अफ्रीका के मुल्कों में जो मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ मुल्क में जो सिविल वॉर हो रही हैं, उनका सबसे बड़ा विक्टिम जो बच्चा है, 12 साल का बच्चा जो है बंदूक उठा के घूम रहा होता है। अब अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ देखता हूँ ना कि किसी भी पार्टी के अंदर, रिलीजियस पार्टी के अंदर कोई जलसा हो रहा है, उसके अंदर 12, 13, 14 साल का बच्चा बंदूक उठाए खड़ा है, भाई उस बच्चे के हाथ में बंदूक नहीं कलम होना चाहिए। आप अगर ये उसके अंदर डाल दोगे तो सारी ज़िंदगी फिर उसने यही करना है, ठीक है? तो वॉर के इम्पैक्ट क्या होते हैं? देखिए इन्फ्लेशन वो करेगा, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कम हो जाती है, हेल्थ केयर खत्म हो जाता है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट पूरी नेशन जो है डर जाती है। पैलेस्टाइन के अंदर जो हो रहा है और उनके जो इंटरव्यू देखें तो कभी-कभी देखे भी नहीं जाते कि वो पूरी फैमिली एक कमरे में सोती है, गाज़ा के अंदर इसलिए कि अगर मरे तो सब साथ मरें, ये ना हो कि तो ये अब वो जो बच्चे हैं इस वक़्त 3 साल के, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, ये साइकोलॉजिकल स्कार जो रखते हैं ना, ये सारी उम्र साथ चलते हैं। तो वॉर पॉल्यूशन भी करती है, वॉर हर तरीके से डैमेज करती है। जो एंटी वॉर ग्रुप्स हैं, वो इसी बात को प्रमोट करते हैं। ग्रीन पीस वाले इस बात को प्रमोट करते हैं कि भाई ये न्यूक्लियर का अगर डिज़ास्टर हो जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी तो क्या होगा, उनको देख लो, उनको देख लो। तो ये ठीक है, अब आ जाइए जनाब फ्रेश वाटर के ऊपर। देखें किसी भी जब बात हुई है ना, आप ये छोटे-छोटे फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये सारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें। इसमें से कोई 2018 की रिपोर्ट्स हैं, कोई 16 की, कोई 17 की हैं। तो इस पे हमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि अगर 7.5 बिलियन की हम पॉपुलेशन ले लें, तो 1.1 बिलियन के पास एक्सेस टू वाटर नहीं है। जैसे कि हम बात करें, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तो पता नहीं कहाँ की तस्वीर है, मुझे नहीं पता। लेकिन एग्ज़ैक्टली ये तस्वीरें मैंने जोहान्सबर्ग की देखी। जो साउथ अफ्रीका का इतना बड़ा शहर था, बड़े-बड़े बंगले खत्म हो गए इस बात पे, ठीक है? तो अ, लेकिन अ, लोग शहर छोड़ के चले गए, पानी खत्म हो गया, बारिशें नहीं हुई, तो उसकी वजह से पूरा शहर वो बर्बाद हो गया जोहान्सबर्ग का। ये जो बच्चों की हालत है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे जोड़ की या तालाब के पानी की, कि वही पानी जो है जानवर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। 1.1 बिलियन का लैक है, 2.7 बिलियन जो है, तो अगर आप टोटल कर लें 3.8 यानी आधी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो आइदर उनको पानी की महीने में 1 आध दफ़ा 2 दफ़ा शॉर्टेज होती है या 1.1 बिलियन के पास नहीं है। तो ये एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट नंबर है लोगों का, ठीक है? उसके बाद बाय 2025 दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन को वाटर शॉर्टेज है। आपके सामने है कि मतलब गाँव देहात का तो मैं नहीं कह सकता।
लेकिन कराची में बहरहाल एक वाटर शॉर्टेज का अक्सर हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं हम। इनएडिक्वेट सैनिटेशन, ये 2.4 बिलियन लोग फेस कर रहे हैं और उसी की वजह से इतनी बीमारियां आज भी इस खित्ते के अंदर, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बच्चे कॉलरा से मर रहे हैं, टाइफाइड से मर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिसीजेज दूसरी जो होती है, जॉन्डिस जो इतना फैल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, उसकी बड़ी वजह ये वाटर बॉर्न है, वाटर की क्वालिटी खराब है। और इकोलॉजिकल ट्रांस जो डैमेज हो रहा है, फूड शॉर्टेजेस जो आ रही हैं, उसका बड़ा वजह जो है ये वाटर शॉर्टेजेस से लिंक है इसका। ठीक है, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था पहले वाटर रिसोर्स के ऊपर, कि हमारा जो पुराना निज़ाम है ना, 60% पानी हम उड़ा देते हैं, सिर्फ 10% होता है। अगर कोई साइंटिफिक बुनियादों पे काम करे, स्प्रिंकलर जो इरिगेशन कह रहते हैं, या एक और तरीका होता है कि खेत को खोद के जहाँ आप फसल लगा रहे हैं ना, उसके नीचे आप प्लास्टिक का पाइप, पीवीसी का पाइप, उसमें बारीक-बारीक सुराख करके अगर आप डाल दें और उसको मेन एक हेडर से लेके और उससे अगर आप करेंगे ना ट्यूबवेल से, तो आपको जो फसल की रिक्वायरमेंट का पानी है ना, वो आपका, अगर वैसे आप 100 दे रहे हैं, 100 लीटर दे रहे हैं ना, तो वो आपका घट के 10 लीटर रह जाएगा। ये इतना फ़र्क है और हमें ये करने की ज़रूरत है। अभी तक जितने बड़े-बड़े हमारे यहाँ ज़िम्मेदार हैं, वो फसल लेके पराठा तो खरीद लेते हैं, लेकिन इस बुनियादों के ऊपर कोई नहीं सोचता कि हम अपने उसको, ग्लोबली ये सारे नंबर आपके सामने मौजूद हैं, जो मतलब 2019 के अंदर 27 मिलियन पीपल 34 मुल्कों के अंदर उनको फूड की शॉर्टेज, 75 मिलियन बच्चे 55 ममालिक के अंदर जो है वो फूड क्राइसिस के शिकार हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं ये मैंने मुख्तलिफ रिपोर्टों से उठाए हैं। ठीक है? यानी ऑलमोस्ट 9% लोग जो है ना बगैर एक वक़्त का खाना खाए, यानी एक वक़्त खाना खाते हैं, एक वक़्त नहीं खाते। 83 मिलियन के पास जो है वो कोविड की वजह से उनके ऊपर एडिशनल इम्पैक्ट आया, 132 मिलियन के पास। अ, तो ये भाई सूरत-ए-हाल है। अच्छा, अब पॉवर्टी की डेफिनिशन क्या है? ठीक है ना? ये एक ऐसी कंडीशन है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन अगर कोई शख्स ना कर सके ना, तो आप कहते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन या बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहा है। ये ग्राफ आपको शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अंडर $2 पर डे जिनकी इनकम है, उनकी क्या सूरत-ए-हाल है। अब आप देख लीजिए कि इंडिया के अंदर कितने लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं और किस तरीके से विद द ईयर बढ़ता चला जा रहा है ये, कि सब सहारन के अंदर क्या हो रहा है। तक यानी एक 1.3 बिलियन, 46% लोग जो हैं ना बिलो द पॉवर्टी लाइन के, मैं 45 कह रहा था, तो ज़हन में एक नंबर वो आया हुआ है 45 का। ये लोग जो हैं जिनके पास जितनी ज़रूरत है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है। ये तो खाने की बात हो रही है। अब एक दूसरा जो राइट होता है ना, हर इंसान का एक राइट होता है, राइट टू एजुकेशन, उसका तो हम ज़िक्र ही नहीं कर रहे। वो जो लोगों को इफ़ेक्ट करता है, राइट टू एजुकेशन है ही नहीं। जब आपके पास तालीम नहीं होगी, तो आप सारी उम्र फिर आप मैनुअल लेबर ही कर सकते हैं, ठीक है? ना उनके पास पानी होता है, ना होते। अब आप कच्ची आबादियों में जाके देखें कि उनको सैनिटेशन का निज़ाम क्या है, ना उनकी मेडिकल अटेंशन होती है। अगर कोई एनजीओ या कोई जाके वहाँ पे कैंप लगा ले या कुछ देख ले, उनकी ना डॉक्टर को एक्सेस होती है। आजकल घटिया से घटिया डॉक्टर भी 200-250 तो लेता है एमबीबीएस, इससे कम तो कोई भी नहीं लेता। तो जिसकी कमाई 300 रुपए हो तो कहाँ से देगा वो? अब सुन रहा हूँ कि इस बजट के अंदर केपी के 21,000 मिनिमम वेजेस कर रहा है, पंजाब 20,000 की बातें कर रहा है। ये भी गलत है। ये फेडरल होना चाहिए, पाकिस्तान के हर शहरी के एक मिनिमम वेज गारंटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिंध वाले 18,000 दे रहे हो तो केपी वाले 21,000 दे रहे हो। अ, ये नहीं होना चाहिए। मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट को मुकर्रर करनी चाहिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट को देना चाहिए। ठीक है? हेल्दी डाइट जो है वो ये कहते हैं कि जी $1.9 अ डे, ये एक आदमी के लिए आपको चाहिए होते हैं। $1.9 क्या होते हैं? ₹300 होते हैं ना? ₹154 का अगर आप डॉलर लगा लें, ₹300 के अंदर आप मुझे बताइए कि एक फैमिली जिसमें सिर्फ 2 मियाँ-बीवी और 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, अगर उनको ₹12 की एक रोटी चलें घर में पकाएँगे तो खर्चा कम आएगा। सिर्फ अगर वो उनकी रोटियों का खर्चा अगर 12
6 रोटी सुबह और 6 रोटी शाम। 12 रोटियों का खर्चा अगर बाजार से खरीदेंगे तो 144 रुपीज़ बनता है, 12 रुपए की। अगर आप घर में बना लेंगे, आटा होगा तो ज़ाहिर है कि गैस भी चाहिए होगी या कुछ फ्यूल चाहिए होगा पकाने में। ये हो सकता है नंबर 140 से 144 से घट के थोड़ा कम रह जाए। लेकिन बहरहाल ये फिर उसके बाद सब्जियों की आप कीमत देख लीजिए, गोश्त तो बेचारे वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, मतलब वो फिर ज़ाहिर है कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होती, बच्चे कमज़ोर होते हैं, बच्चे बीमारियों का शिकार होते हैं। तो एक पॉवर्टी सर्किल के अंदर वो लोग फँसे हुए हैं और वो चल रहे होते हैं। अब सब सहारन रीजन जो अफ्रीका का है, 57% पॉपुलेशन जो है उनको हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है। और कोविड ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, 115 मिलियन लोग जो हैं और बढ़ गए, 150 मिलियन जो है। इसमें लोगों ने कुछ मदद की है, कुछ पैकेजेज़ आए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन जनरली आप देखिए ना, तो पॉपुलेशन की परसेंटेज जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन वो बढ़ती ही चली जा रही है। कम नहीं हो रही, किसी भी तरीके से हम कम नहीं कर पा रहे उसको। ओवर पॉप जी अमजद? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो फूड सिक्योरिटी वगैरह को जो डिस्कस कर रहे हैं सर, ये जो हमारे सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं, एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमी। तो जी। सर ये दोनों तीनों चीजें जो हैं वो सोशल में आएंगी, इकोनॉमी में आएंगी, या इन दोनों चीजों में कवर होती हैं ये चीजें? देखें, पॉवर्टी जो आती है वो इकोनॉमी से आती है ना। अगर एक बंदे को नौकरी प्रॉपर मिली हुई है, 20,000 रुपए वो महीने के कमा रहा है, मिसाल के तौर पे 20,000 रुपए के महीने के कमा रहा है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखें तो कितने बनेंगे उसके? $80 बनेंगे ना उसके, ठीक है ना? यही होगा ना? क्यों भई? $10 के बनेंगे 150, ये वन 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 150 ले लो, तो सर $80-90 $100 वो कमा रहा है, तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी? $3 पर डे के ऊपर उसकी हो जाएगी। तो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं होगा, इस जगह पे होगा कि जहाँ अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी जी खिला। सर। अभी बात ये हो रही है कि देखें, स्कूल की नहीं होगा, हेल्थ का उसके नहीं होगा। तो ये इकोनॉमिकली जितनी उसकी हालात बेहतर होंगे, उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली सोशली वो इम्प्रूव करेगा ना। जब पेट भरेगा तो उसके बाद फिर वो करता है ना, आगे बढ़ती है ना चीज़। वरना तो यही होता है ना कि बच्चे को 9 साल की उम्र में गैराज पे बिठा दिया कि तू काम सीख ले, इलेक्ट्रीशियन के साथ बिठा दिए। वो वजह क्या होती है कि उनको इनकम जनरेट करने के लिए 2 हाथों का इस्तेमाल करना होता है। तो ये सोशल और इकोनॉमिक साथ-साथ लिंक हैं। इकोनॉमिक कंडीशन जिन ममालिक की बेहतर होती है, वो अपने सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे होते हैं। अगर आपके पास इकोनॉमिक करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बेहतर नहीं होंगी, आप वेलफेयर कभी नहीं कर सकते। जो मेरा एतराज़ है, जो मेरा मसला है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तानी सेठ रमज़ान में रोज़ाना 500 आदमियों को खाना खिला देगा, लेकिन वो टैक्स नहीं देगा, टैक्स जाके गवर्नमेंट कोई काम कर सके। अब कुछ भी आप कहें, ये जो गवर्नमेंट के शेल्टर हैं, अगर ऐसी कोई जगह बन गई है पंजाब में, मैंने देखी नहीं है, सिर्फ़ मीडिया में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, कि जहाँ पे कोई आदमी जिसके पास रहने को जगह नहीं, अगर रात को जाए तो उसको बिस्तर मिल जाए। जिस तरह अमेरिका अमेरिका के अंदर ये वेलफेयर होम्स हैं या कनाडा के अंदर हैं, वहाँ पे अगर उसको मिल रही है जगह तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? तो भाई ये आप देख लीजिए कि ओवर पॉपुलेशन जो है कितनी हो गई है हमारे यहाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है ओवर पॉपुलेशन का, कि आबादी कहाँ से कहाँ हमारी जा रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस रेट पे हमारी आबादी दुनिया की बढ़ रही है, 2050 के अंदर हम 9 बिलियन पे पहुँच जाएँगे। और जिस दिन इस कुर्रा अर्ज़ की आबादी, इस सैयारे की आबादी, इस ज़मीन की आबादी 10 बिलियन को टच करेगी ना, फिर हम एक-दूसरे को मारेंगे फूड के लिए। इसलिए कि इस खित्ते में, इस ज़मीन में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि 10 अरब लोगों से ज़्यादा को खाना खिला सकें, ग़िज़ा दे सकें। तो फिर आपके पानी के इश्यू होंगे, पानी के इश्यू के ऊपर एक-दूसरे की जान ले रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा शहरों में जान ले रहे होंगे, ममालिक की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरीके से आप पानी के ऊपर जंग करेंगे, आप ऑक्सीजन पे जंग करेंगे, आप खाने पे जंग करेंगे। ये ज़मीन सपोर्ट ही नहीं कर सकती। तो वो कट ऑफ मार्क जो है, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जिस दिन दुनिया की आबादी 10 अरब हो गई, उसके बाद तबाही है। हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते, बर्बादी को हम नहीं रोक सकते। अब आप देखिए, अगर आप देखें ना तो यानी जब से 50 मिलियन सालों से लेके और आबादी का देखें किस तरीके से बढ़ी है, यानी 1000 बीसी तक यानी आबादी क्या थी, और एक 10 सालों के मतलब 1000 सालों में हमारी आबादी कहाँ गई।
अब हम इस वक्त जो है 2000 के अंदर 6 बिलियन पे थे, 2020 के अंदर जो है हम 7.5 बिलियन। मेरे पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जो इधर उधर सुनता हूँ कहीं देख लेता हूँ वो है। तो जब ये आबादी का होगा तो ज़ाहिर है इस आबादी के मसाइल भी ज़्यादा होंगे, इस आबादी को आपको रिफ्यूज सिस्टम भी देना है, इस आबादी को सैनिटेशन भी प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करनी है। तो जो हालात होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है? अच्छा, अब लैंड मिसयूज़ क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग हो गई, माइनिंग हो गई, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं, ओवर कल्टीवेशन, ज़मीन की एक क़ुव्वत है, क़ुव्वत-ए-नमू है। आप उससे जितना लेंगे जो मेरे किसान दोस्त हैं जिनका ज़मींदारी से ताल्लुक है, उनसे मैं पूछता हूँ, तो मुझे ये बताते हैं कि अगर उनकी 100 एकड़ ज़मीन है ना, तो वो 75 पे काश्त करते हैं 1 साल, 25 को छोड़ देते हैं जस्ट टू रिकवर रिकूप। और नेक्स्ट ईयर फिर दूसरे 25 को छोड़ते हैं, उसके बाद तीसरे 25 को छोड़ते हैं। अगर आप 100 के 100 को लेते चले जाएँगे तो उसकी यील्ड जो है, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए क्या होता है, आप एक्स्ट्रा यूरिया दूसरी आप फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो नुकसानदेह साबित होते हैं। फिर अगर आप दरख्त नहीं लगाएँगे, दरख्त नहीं लगाते हैं तो वाटर इरोजन होता है। वाटर इरोजन से क्या होता है कि मिट्टी बह जाती है, सैलाब आते हैं, फिर ये आपके सारे इम्पैक्ट होते हैं। तो दरख्त लगाने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि दरख्त जो है अपनी जड़ों से मजबूत करके और इसको ज़मीन को सपोर्ट करते हैं। लैंड पॉल्यूशन है, एग्रोकेमिकल जो हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या आते हैं कि एरेबल लैंड जब जब पाकिस्तान बना था, जो हमारी ये एरेबल लैंड की थी, ज़रा कभी जाके सर्च कीजिएगा, उस वक़्त क्या थी और आज कितनी है। मज़े की बात ये है आबादी बढ़ी है, बजाए इसके कि हम अपनी एरेबल लैंड में इज़ाफ़ा करते हैं, हमारे यहाँ एरेबल लैंड में कमी हुई है, ठीक है? वाटर लॉगिंग हो गई, सेम सोल जिसको हम कहते हैं, इरोजन हो गई, फ्लडिंग हो गई है, पॉल्यूटेड वाटरवेज़ हैं, हमारे पास जो सरमायादार है ना, वो केमिकल बजाय सेफ डंप करने के वो नहरों में फेंक देता है, दरियाओं में फेंक देता है। तो ये जो हम एचएससी में चीज़ें डिस्कस अच्छा, डिफ़ॉरेस्टेशन जो है ना, ये दुनिया का समझ लीजिए कि दुनिया को वेंटिलेटर पे डालने की बात है। जितनी आप ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा करते हैं, उतनी ही आपको जो है डिफ़ॉरेस्टेशन जो है, वो आपकी ऑक्सीजन के ऊपर लोड डाल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का लोड बढ़ रहा है। तो कम से कम होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दुनिया को 25% जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, वो अमेज़न फ़ॉरेस्ट है। अब अमेज़न फ़ॉरेस्ट के अंदर ब्राज़ील का और उनके जो लोग हैं, उनका कहना ये है कि भाई, हमने कोई तुम्हारा ठेका लिया है कि हम या तो हमें पैसे दो ताकि हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, नहीं होगा तो हम ये करेंगे। तो तकरीबन 2.4 मिलियन 47 मिलियन दरख्त रोज़ाना काटे जा रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड, ठीक है ना? ट्री जो है ना, परिंदों को भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, फल जो है कहाँ से आते हैं? दरख्तों से ही आते हैं, जो हम खाते हैं। हेल्दी फूड के अंदर वो भी आते हैं। फिर आपके जितने भी एनिमल्स हैं, वो किस पे सर्वाइव कर रहे हैं? दरख्तों पे सर्वाइव कर रहे हैं, घास पे सर्वाइव कर रहे हैं और तो कुछ तरीका नहीं है। कुछ हमारे यहाँ पाकिस्तान में गंदम का भूसा भी खिलाया जाता है। तो ये जितने ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन होगी, उतना ही दुनिया को आप खतरे में कर रहे हैं, उतना ही ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं इतना ज़्यादा उसमें जा नहीं रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग में, कि आगे मैंने आपके साथ ग्लोबल वार्मिंग को कवर करना है। ठीक है? अच्छा, पॉल्यूशन पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, इसलिए कि दूसरे सब्जेक्ट में भी कवर होगा और अ, हम इस पे आगे बात भी करेंगे और पहले भी हम बात कर चुके हैं। ये इसमें जो मैंने बातें की हैं ना, स्मॉग क्या होता है, भोपाल में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें पिछले जिन लोगों ने एचएससी का कोर्स अटेंड किया है, उनको सारी बातें पता है, रिपिटेशन हो जाएगी। जिन लोगों ने नहीं उस कोर्स को अटेंड किया, वो ये समझ लें कि जो कुछ भी हम एनवायरनमेंट को दे रहे हैं ना, पॉल्यूशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सिंपल डेफिनेशन ये पॉल्यूशन की है कि प्योर चीज़ को इम्प्योर बना दो तो पॉल्यूट हो गई, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब उसकी पॉल्यूशन की 4-5 किस्में, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट का जो आपका गार्बेज है, रेडियो एक्टिव है, हीट है, ये सारी पॉल्यूशन की मुख्तलिफ किस्में। पीएम मेटल्स जो है 2.5 से कम के जो आते हैं, जो कि सीधे आपके लंग में चले जाते हैं, अल्लाह के निज़ाम को जो अल्लाह ने आपको मदाफ़ियती निज़ाम डिफेंस मैकेनिज़्म बनाया, उसको तोड़ते हुए, वो आपको जिस्म में चले जाते हैं और आपको डायरेक्ट लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, बच्चों की सलाहियत को कम करते हैं। ये मैं अ, आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस कर चुका हूँ एचएससी के अंदर। 2-3 लोग जिन्होंने वो कोर्स अटेंड नहीं किया, उनसे मेरी माज़रत कि मैं अभी इस मौज़ू पे डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे आज इस टॉपिक को क्लोज़ करना है। ठीक है?
अच्छा, क्लाइमेट चेंज पे मैं आज बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरी एक पूरी प्रेजेंटेशन है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो वहां पे जब हम करेंगे तो उसको इसको डिटेल में कर लेंगे। अब जनाब क्या है, देखिए सस्टेनेबिलिटी हम कैसे जाएंगे। मोस्ट सस्टेनेबल वे है इज नॉट टू मेक थिंग्स, ठीक है। द सेकंड मोस्ट सस्टेनेबल थिंग है और जो वेरी यूजफुल है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन सॉल्व। ये एक तरीका है कि आप बजाय नई नई, ये नहीं है कि आप चीजें बनाना छोड़ दें, प्लांट को आप ग्रीन करते चले जाएं, जो आप ले रहे हैं जमीन से उससे ज्यादा आप उसको दो। अगर आप लेते चले गए, ज्यादा आपने ले लिया और आपने उतना दिया नहीं, आप बर्बाद हो जाओगे। आपसे मुराद ये नहीं कि एक किसी इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं माशरों की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ, मुल्कों की बात कर रहा हूँ। वो मार्टिन लूथर किंग का एक कॉल है ना कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। वही चीज एनवायरनमेंट पे अप्लाई होती है। अगर एक मुल्क एनवायरनमेंट को कर रहा है ना, अब्यूज कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा, उसे एक मुल्क पे नहीं आएगा। जो आप लोग करेंगे ना ये कार्बन वाला 2050 वाला, वो देख लें, 1995 का क्योटो प्रोटोकॉल का आप देख लें, वाटर रिसोर्सेज को आप देख लें, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप देखें तो अल्टरनेटिव एनर्जी को आप देख लें। ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी हैं कि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि सीएफसी गैसेस की जो है आप एसीज यूज करें। ये आखिरी 2-3 स्लाइड हैं जो मैं जल्दी से कवर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट रह गए हैं। ठीक है ना? 3 चीज़ें आपको ज़रूरत होती है, इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, सोशल सिस्टम चाहिए, प्रोडक्शन सिस्टम चाहिए, ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना करो, इकोलॉजिकल डैमेज ना करो। इकोलॉजी की डेफिनिशन मैं आपके साथ पहले पूरी कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना? तो और दुनिया के अंदर अगर पीस होगा, जंगें नहीं होंगी, तो आपकी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आसानी हो जाएगी। जंग कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कराती, जंग तबाही लेके आती है। प्रॉस्पेरिटी आती है प्रोग्रेस से, और प्रोग्रेस जो है वो एक्सप्लॉइटेशन पे बेस नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप पे बेस होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हमारे गोल क्या है कि जीरो हंग्री, कोई गरीब आदमी ना हो, अच्छी हर एक को सेहत मिले। ये बड़ी मैं आइडियल बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन दुनिया जब गोल बनाती है ना, तो आइडियल गोल ही बनाती है और उसके बाद चेक करते हैं कि इनमें से हमने कितने अचीव कर लिए। अगर मैंने आपके पास 17 यहाँ गोल लिखे हैं ना, तो अब यकीन करें अगर हम 5 भी कर लेना, हमें ये देखना होता है बेस लाइन पे कि हम खड़े कहाँ हैं, आज कहाँ खड़े हैं। और जब हम खड़े जहाँ पे खड़े हैं, वहां से हम करेंगे जी अब हमने ऊपर जाना है यहाँ से। जितना फिर हम ऊपर जाएंगे वो टारगेट पूरे करते चले जाएंगे, तो ये होगा। ठीक है ना? क्लीन वाटर, सैनिटेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, कंजम्पशन प्रोडक्शन पे रिस्पॉन्स किया, सस्टेनेबल, ये कम्यूटेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन, ये सारी एक टेक्स्ट बुक की बातें हैं। ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी में आपसे कवर नहीं करा, ये अलग टॉपिक है पूरा, इस पे मैं पूरी प्रेजेंटेशन आपके साथ करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। एनर्जी कंजर्वेशन भी उसी के अंदर आएगी। अब ये आ जाए आखिरी बात कि जितना कम आप वेस्ट जनरेट करेंगे, उतनी आप एनवायरनमेंट को कम खराब करेंगे। तो भाई प्लास्टिक को जो अपने घर को बर्बाद ना करने दो। मैंने आपको बताया भी था कि दुनिया प्लास्टिक से धागा बना के कर रही है, ठीक है ना? ये जो है क्या क्या प्लास्टिक करता है, जितना प्लास्टिक कम होगा, जितने शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कम होगा, उतना ही आप अच्छे रहेंगे। और जितना आप वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपके रॉ मटेरियल की कंजम्पशन को रिसाइकिल कम कर देता है। ठीक है? रिफॉरेस्टेशन करें। ये मैं ये जो अभी बात कर रहा था ऐसा, लक्की मरवत की तस्वीर, लक्की मरवत की है। ये 2013 की तस्वीर है और ये 2017 की तस्वीर है। अगर आप करें तो देखिए कितना फर्क आता है माशरे में। बहरहाल इसका बहुत फायदा है और आप लोगों सबको चाहिए, हर बालिग आदमी को, कि एक दरख्त जरूर लगाए वो। ठीक है? तो इकोसिस्टम की कंजर्वेशन है। तो राइट जी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझे बता दें, मैं खत्म करूं, फिर आप भी जाके नमाज पढ़ें, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। आज के लिए इतना काफी है। विद रिक्वेस्ट, कल उसामा की क्लास से आप में से जो लोग अटेंड कर रहे हैं गायब ना हो, ठीक है? क्योंकि आज मैंने उसका टाइम ले लिया आपसे। ओके जनाब। Yes, sir. Sir, could you please share the course contents of this subject? मैं तो पहले उसमें कर चुका हूँ, एहसन के पास मौजूद है।
ठीक है सर। और उसके आपने कोई बुक भी बताया कि जिसको हम लोग रेफर कर सकें या नहीं डिटेल भाई, में पढ़ सकें? मैं कोई किताब फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, अलबत्ता मैं आपके साथ जब पावर ये अल्टरनेट पावर यूज एनर्जी डिस्कस करूंगा, उसके लिए किताब मैं कंसल्ट करूंगा। अदरवाइज ये जो कुछ मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है, इंटरनेट पे सर्च करके, मुख्तलिफ रिपोर्टें सर्च करके मैं आपके लिए बनाता हूँ। मैं किताबें फॉलो नहीं करता, इसलिए किताब जो है छपती है, उसमें जो डाटा होता है ना, कम से कम 10 साल पुराना होता है। तो वो 10 साल पुराना बिल्कुल डाटा जी आपको सर। पढ़ाने को फायदा नहीं है। अभी जो किताब में फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके अंदर 2009 के डेटा की बुनियाद के ऊपर सारी वो किताब लिखी गई है। तो 2021 में वो ओके। चीजें नहीं है। ठीक है, कोर्स कंटेंट मैंने शेयर कर दी, जो मैं आपको प्रेजेंट दे रहा हूँ, जो वीडियोज हैं, काइंडली अगर आप इनको देखते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काम आएंगी आपको। ठीक है, जी ओके जी, जी सर, ठीक है। खुदा हाफिज जनाब। अल्लाह अगले हाफिज हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर। जब तक मैं इंशाल्लाह। टॉपिक भी और भी भेज दूंगा, आप लोग ग्रुपों में फाइनल कर लीजिएगा।